अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कनेक्टेड क्लासरूम। मैं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद इदरीस आपके साथ ऑन स्क्रीन मौजूद हूँ। जैसा कि हमने लास्ट टाइम कुछ चीज़ें डिस्कस की थी, पोजीशन के हवाले से, ग्रुप के हवाले से, पीरियड के हवाले से, कुछ पीरियोडिक टेबल के जो मेन ग्रुप्स हैं उनका नाम हमने डिस्कस किया था। आज जो हमारा लेक्चर का मेन फोकस होगा वो ग्रुप नंबर और चार्ज ऑन एन आइन। ठीक है कि एक एटम का जो चार्ज होता है वो ग्रुप नंबर के साथ कैसे रिलेट करेगा, अभी हम उसको देखेंगे। तो सबसे पहले अभी हमारा जो ग्रुप नंबर एंड चार्ज ऑन एन आइन, तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि जो आइन्स हैं वो कितनी टाइप्स के होते हैं और एटम आइन क्यों बनाता है। सबसे पहले हम अगर आइन को देखें, आइन तो आइन जो है बेसिकली दो किस्म के होते हैं। एक को हम क्या कहते हैं, कैटाइन, ठीक है, और दूसरे को हम क्या कहेंगे, एनाइन। अब आपने ये चीज़ याद रखनी है। अब जो मेटल्स होते हैं वो क्या करते हैं, कैटाइन बनाते हैं। तमाम मेटल्स वो क्या बनाएंगे, कैटाइन, और जो तमाम नॉन मेटल्स हैं वो क्या बनाएंगे, एनाइन। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि मेटल्स कहाँ मौजूद होते हैं। तमाम जो एस ब्लॉक राइट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल, लेफ्ट ऑफ द पीरियोडिक टेबल जो है वो कैटाइन है, लेफ्ट ऑफ द पीरियोडिक टेबल। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो एस ब्लॉक जो है वो क्या है, मेटल्स का, ठीक है। और एक और बात कि जो कैटाइन होता है इसके ऊपर चार्ज कौन सा होगा, पॉजिटिव चार्ज। आइन को हम क्या कहते हैं, कैटाइन। उसके बाद जो नेक्स्ट है एनाइन। एनाइन क्या होता है, बेसिकली ये जो राइट साइड पे आपको चीज़ें मिलेंगी, एलिमेंट्स मिलेंगे राइट साइड ऑफ पीरियोडिक टेबल। ठीक है, और उसके बाद जो फॉर एग्जांपल ये कौन से होंगे, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। और ये इनके ऊपर चार्ज कौन सा होगा, नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव आइंस को हम क्या कहते हैं, एनाइन, ठीक है। अब ये बनते कैसे हैं, कैटाइन कैसे बनेगा, एनाइन कैसे बनेगा। जब कोई भी एलिमेंट, जैसे फॉर एग्जांपल सोडियम है, अगर हम सोडियम को देखते हैं एस ब्लॉक का है, तो वो अपना इलेक्ट्रॉन जब लूज़ करेगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो क्या होगा, एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है तो इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होगा, ठीक है। अब दूसरा है कि अगर हम नॉन मेटल की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है और इसके ऊपर चार्ज कितना आ जाएगा, -2। अब यहाँ पे आपने देखा कि कैटाइन जो होता है उसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, और एनाइन जो होगा उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। और आपने यहाँ पे ये बात भी सीखी कि कैटाइन जो है इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने से पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होता है, इलेक्ट्रॉन को गेन करने से नेगेटिव चार्ज इंक्रीज होता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये राइज होता है कि एटम्स जो हैं वो कितने इलेक्ट्रॉन लूज़ कर सकता है, कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, और ये क्यों इलेक्ट्रॉन गेन या लूज़ करते हैं। तो यहाँ पे एक बात मैं लिख देता हूँ कि यहाँ पे जो मैं लिख रहा हूँ एक साइड बॉक्स के अंदर, ये चीज़ भी आपने याद रखनी है। यहाँ पे की पॉइंट इसको कह सकते हैं। की पॉइंट क्या हो सकता है कि जो एटम है, एटम forms bond to gain stability। स्टेबिलिटी कैसे आएगी, बाय completing their octets are doublets, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने एक लिखा है कि जो एटम हैं वो अपना स्टेबिलिटी कैसे गेन करते हैं, कि वो अपने ऑक्टेट या डबलेट को कंप्लीट करेंगे।
ठीक है, एंड अचीव नियरेस्ट नोबल गैस कन्फिगरेशन, नोबल गैस कन्फिगरेशन, ठीक है, कि जब वो अपना इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करते हैं तो वो अपने करीबी जो नोबल गैस होगी उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को अचीव करेंगी। ठीक है, अब अगर हम देखते हैं कि सोडियम का जो नियरेस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है वो क्या है, जैसे सोडियम है तो इसने क्या किया कि सोडियम के जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है वो 2, 8 और 1 है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है 1 है। इसका मतलब है कि जो सोडियम है इसका अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है तो इसका ग्रुप नंबर क्या होगा, ग्रुप नंबर B1A होगा। तो आपने ये अंदाज़ा लगाया कि ग्रुप नंबर और चार्ज का आपस में रिलेशन क्या होगा कि यहाँ पे अगर हम देखें तो इसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 1 है और ग्रुप नंबर B1 है और चार्ज इसके ऊपर कितना आएगा, ये जब एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा तो इसके ऊपर 1 पॉजिटिव आ गया और एक इलेक्ट्रॉन इसने लूज़ कर दिया। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या हो जाएगी, 2 और 8। अब अगर हम देखते हैं कि 2 और 8 किसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है, तो यहाँ पे 2 और 8 जो है वो किसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होती है, नियॉन की 2 और 8 के पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो इसने क्या किया कि सोडियम लॉसेस 1 इलेक्ट्रॉन to complete octet and achieve the stable configuration of नियॉन। नियॉन का एटॉमिक नंबर 10 होता है, मास नंबर 20 होता है। इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है 1s2 2s2 2p6, यानी कि के शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे 2, एल शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे 8। इसका जो आउटर मोस्ट शेल है वो कंप्लीट है, इसको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत नहीं होती, ये इतनी आसानी के साथ बॉन्डिंग नहीं करता। ठीक है, अब ये क्या है कि यहाँ पे हमने ये बात लिख दी कि ये इलेक्ट्रॉन लूज़ क्यों करते हैं और गेन क्यों करते हैं। आपने ये बात याद रखनी है, जितने भी मेटल्स हैं वो इलेक्ट्रॉन लूज़ करेंगे, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अब हम एक और बात कहते हैं कि जो नॉन मेटल्स होंगे वो इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे। गेन क्यों करते हैं, जैसे हमने ऑक्सीजन की एग्जांपल लिखी, उसको ज़रा डिफ़ाइन करते हैं। ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर है वो 8 है, इसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, दूसरे में 6 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। अब अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट एंड डबलेट रूल, कोई भी एटम जिसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर या तो 2 इलेक्ट्रॉन हो या फिर 8 इलेक्ट्रॉन हो तो वो स्टेबल इन नेचर होता है। इसको कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन इसको मज़ीद चाहिए। जब ये बॉन्डिंग करेगा तो 2 इलेक्ट्रॉन लेके इसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और इसके ऊपर चार्ज कितना इंक्रीज़ हो जाएगा, -2। अब यहाँ पे अगर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखें तो 2 और क्या हो जाएगा यहाँ पे 8। इसने भी किसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अचीव की है, नियॉन की। 20 के पहले शेल में 2 हो जाएंगे, दूसरे शेल में 8 हो जाएंगे, जबकि यहाँ पे क्या था 2 और 6। इसमें हमने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन ऐड किए। जब 2 इलेक्ट्रॉन इसने ऐड किए तो यहाँ पे चार्ज जो है वो कितना इंक्रीज़ हो गया, -2। अब यहाँ पे हम लिखेंगे कि जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन हैज़ 6 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटर मोस्ट शेल। ठीक है, इट रिक्वायर्स 2 इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। ठीक है, सो व्हेन इट गेन्स 2 electrons, it forms
टू माइनस चार्ज, ठीक है, विच इज़ कॉल्ड ऑक्साइड आयन। इसको हम क्या कहेंगे जब ऑक्सीजन -2 में जाता है, विच इज़ कॉल्ड ऑक्साइड आयन, ठीक है। इसको हम क्या लिखेंगे, O2 नेगेटिव, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम ऑक्सीजन के ग्रुप की बात करें तो ऑक्सीजन के जो आउटर मोस्ट शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन हैं वो 6 हैं। तो इसको अगर हम लिखें कि ग्रुप जो है, क्योंकि ये P ब्लॉक का एलिमेंट है, तो इसका ग्रुप क्या हो जाएगा, 6 + 10 16। तो जब आपने इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करने हैं तो आप क्या करेंगे, इसके से 16 में से 6 को 16 में से 10 को आप माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 16 - 10 = 6। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके क्या आ जाएंगे, 6। अगर आप डायरेक्ट भी करना चाहते हो तो भी कि इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 हैं तो इसका ग्रुप नंबर कितना आ जाएगा, 6A। लेकिन हमने पढ़ा था जो P ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उसके लिए हम 10 का नंबर ऐड करते हैं। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन में जब आप 10 ऐड करोगे तो ग्रुप नंबर 16 आ जाएगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करने के लिए 10 माइनस कर दोगे तो 6 आ जाएगा। ये तरीका भी है, डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं कि जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ग्रुप नंबर के बराबर आता है। तो दोनों तरीके आपके लिए ठीक होंगे। अब इसका जो ग्रुप नंबर वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 6 हैं, तो अब आपने देखना है कि ग्रुप नंबर की बेस पे हमने इलेक्ट्रॉन्स इसके पूरे करने हैं कि इसके आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो आपने क्या करना है कि इसका ऑक्टेट कंप्लीट करना है। जब ऑक्टेट कंप्लीट होगा तो कितने इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो रहे हैं, 6 में आप कितने ऐड करेंगे, 2। जब ऐड करोगे तो जो चार्ज है वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। जब आप इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करते हो तो वहाँ पे नेगेटिव चार्ज आता है। कितना नेगेटिव आएगा डिपेंड करता है कि वो कितने इलेक्ट्रॉन आप उसमें ऐड कर रहे हो। जितने नॉन मेटल्स हैं वो क्या करेंगी, नेगेटिव चार्ज बनाएंगी, ठीक है। अब ज़रा हम बुक की तरफ जाते हैं कि वहाँ पे क्या चीज़ें डिस्कस की गई हैं। अच्छा, इससे पहले कि आपका कोई क्वेश्चन है तो वो आप डिस्कस कर सकते हैं। आपका कोई क्वेश्चन है तो मैं आपको 1 मिनट दे रहा हूँ। उसके बाद हम ग्रुप पे ये चीज़ें जो डिस्कस की गई हैं उसको भी हम देखते हैं और चार्ज को हम देखते हैं कि कैसे ग्रुप नंबर और चार्ज पे बेस कर रहा है। फिर एक टेबल भी हम बना लेंगे, उसको भी हम देखते हैं साथ साथ। अच्छा, यहाँ पे जो है जो चीज़ें मैंने आपके साथ डिस्कस की हैं, the group number of an element in the periodic table can provide information about the charge of an ion formed by an element. Valence electrons are involved in the formation of ions. The relationship between group number and ions formed by elements is based on the number of valence electron in the element. अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे कॉन्सेप्ट दिया गया है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होते हैं जो सबसे लास्ट शेल के अंदर मौजूद होते हैं, लास्ट सब शेल के अंदर मौजूद होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, वैलेंस शेल, जो कि बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होते हैं, जो कि किसी भी एलिमेंट का चार्ज डिफाइन करते हैं। जैसे एस ब्लॉक एलिमेंट हैं, इसमें हमने सोडियम की एग्जांपल लिखी थी कि वह एस ब्लॉक का एलिमेंट है। इन द पीरियोडिक टेबल कोरेस्पॉन्ड टू इट्स नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ये बात बिल्कुल ठीक है कि जितने उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे वही उनका चार्ज डिफाइन करेंगे। उसके बाद वेयर एज इन केस ऑफ पी ब्लॉक द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू द ग्रुप नंबर -10। जैसे अभी मैंने आपको ऑक्सीजन की एग्जांपल बताई है, तो इसके आउटर मोस्ट सेल के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन इसका ग्रुप नंबर क्या है, 16। -10 करोगे तो ये क्या आ जाएगा, 6 इलेक्ट्रॉन्स इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। उसके बाद सम एलिमेंट टेंड टू लूज इलेक्ट्रॉन वाई। अब यहाँ पे हमने वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात बता दी। एस के हवाले से जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वही इसका चार्ज डिफाइन करेंगे, लेकिन अब यहाँ पे जो ग्रुप नंबर है वो 16 है तो इसके ऊपर 16 चार्ज नहीं आएगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिफाइन करेंगे कि इसके ऊपर चार्ज कितना आ सकता है। अब जो अल्कली मेटल्स हैं वो एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करेंगे तो इसके ऊपर चार्ज 1 पॉजिटिव आएगा। जैसे पी ऑर्बिटल या पी जो ब्लॉक है उसके एलिमेंट्स
इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे? डिपेंड अपॉन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब जैसे ऑक्सीजन की हमने एग्जांपल ली तो वहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन थे, तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो वो क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन जब गेन करेगा तो ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज इंक्रीज करेगा। अब यहाँ पे एक बात लिखी गई है आपकी बुक पे कि सम एलिमेंट्स टेंड टू लूज इलेक्ट्रॉन वाई। कुछ ऐसे एलिमेंट होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, उसकी रीज़न क्या है? या कुछ एलिमेंट्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। एलिमेंट टेंड टू अचीव अ स्टेबल इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन सच एज द नोबल गैसेस। ये अभी मैंने आपको डिस्कस किया है कि ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि एलिमेंट जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज या गेन क्यों करते हैं। तो इसमें बात क्या है कि मैं अभी आपके साथ डिस्कस करता हूँ। कुछ एलिमेंट्स जो होते हैं इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, कुछ एलिमेंट इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। दोनों का पर्पस ये है कि टू गेन स्टेबिलिटी, अपने आप को स्टेबल करने के लिए वो बॉन्डिंग करते हैं, अपनी इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन को कंप्लीट करते हैं, अपना डपलेट या ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं। अब डपलेट क्या होता है कि किसी आउटर मोस्ट शेल के अंदर, किसी एटम के आउटर मोस्ट शेल के अंदर अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो उसका डपलेट कंप्लीट है, वो स्टेबल होता है, जैसे कि हीलियम है या हाइड्रोजन की हम बात करें। उसके बाद अगर हम देखते हैं कि ऑक्टेट मीन के किसी एटम के आउटर मोस्ट शेल के अंदर अगर 8 इलेक्ट्रॉन पूरे होते हैं तो वो स्टेबल इन नेचर होता है। और इस तरीके के मुताबिक इस प्रोसेस से वो क्या करता है, नियरेस्ट नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को अचीव कर लेता है, जिससे वो क्या हो जाएगा, स्टेबल, और उसको मज़ीद इलेक्ट्रॉन गेन करने या लूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पे लिखा गया है कि रिमेंबर दैट 2 और 8 इलेक्ट्रॉन, जिसको मैं क्या लिख रहा हूँ, डपलेट और ऑक्टेट। डपलेट क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स, और ऑक्टेट क्या होता है, 8 इलेक्ट्रॉन्स। जब किसी आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हूँ या किसी एटम के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हूँ तो वो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है। उस वक्त एटम ना तो इलेक्ट्रॉन गेन करता है ना लूज़ करता है। इज़ द मोस्ट स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अब अगर ये MCQs आ जाता है कि मोस्ट स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कौन सी है, तो आपको पता होना चाहिए 2 और 8 इलेक्ट्रॉन्स। एलिमेंट विद 1 to 3 इन देयर वैलेंस शेल टेंड टू लूज इलेक्ट्रॉन्स। जैसे कि अगर हम बात करें कि 1 to 3 कौन सा है, सोडियम हो सकता है। इसको मैं नोट भी करता जाता हूँ। आपके जो वाइट बोर्ड है उसके ऊपर हम एक शीट भी तैयार कर लेते हैं। जो एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स फ्रॉम यहाँ पे एलिमेंट्स हैविंग वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम 1 to 3। ठीक है। अब यहाँ पे इसकी एग्जांपल क्या हो सकती है, सोडियम है, इसका आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन है वो कितना होगा, 1। उसके बाद जो मैग्नीशियम है, इसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2। और एल्यूमिनियम जो है इसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर कितने होंगे, 2, 8 और 3। ठीक है। एल्यूमिनियम जी जो है वो एम्फोटेरिक इन नेचर होता है, इसकी डुअल नेचर होती है। कुछ ऐसे ये मेटेलिक करैक्टर भी रखता है और नॉन मेटेलिक करैक्टर की तरफ भी जाता है। लेकिन कुछ कंपाउंड इसके, यहाँ पे हम इसका कौन सा करैक्टर शो करेंगे, मेटेलिक करैक्टर। तो यहाँ पे जब सोडियम है तो ये किस में जाएगा, 1 पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन। मैग्नीशियम जो है वो क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा और इसके ऊपर चार्ज क्या आ जाएगा। और इसके बाद एल्यूमिनियम जो है 3 इलेक्ट्रॉन और इसके साथ कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, 3। तो अभी जो हमने बात सीखी है कि जो जिनकी आउटर मोस्ट शेल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे एक एक्सेप्शन भी है। एक्सेप्शन भी आप नोट करें। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन हैज़ डुअल नेचर। ठीक है, हाइड्रोजन हैज़ डुअल नेचर। डुअल नेचर मीन के हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में जो 1 इलेक्ट्रॉन है, अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है तो इसके ऊपर चार्ज क्या आ जाएगा, 1 पॉजिटिव।
अगर ये क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है, गेन करेगा, तो इसके ऊपर चार्ज क्या आ जाएगा, 1 माइनस। ठीक है, और ये केस कौन सा होगा, इसको हम क्या कहते हैं, ये आपने याद रखना है, ये क्या है, हाइड्राइड। जब हाइड्रोजन हाइड्राइड्स बनाता है तो उस वक्त हाइड्रोजन के ऊपर चार्ज क्या आएगा, -1। तो डुअल नेचर मीन कि हाइड्रोजन जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन भी कर सकता है और लूज़ भी कर सकता है। जैसे इसने कहा कि जो जिनके आउटरमोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन है, दो हैं, तीन है, तो वो इलेक्ट्रॉन लूज़ करेंगे, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन थोड़ा सा डेविएट कर जाता है कि इसके आउटरमोस्ट में भी एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन ये लूज़ भी कर सकता है। और बाज़ ऐसे कंपाउंड भी इसके होते हैं जहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन गेन करके हाइड्राइड डेवलप करता है। ठीक है, अब दोबारा से हम बुक की तरफ जाते हैं। अच्छा, उसके बाद जो यहाँ पे बात नेक्स्ट लिखी गई है, यहाँ तक हम पहुँच गए थे कि एलिमेंट विद 1 to 3 इलेक्ट्रॉन इन द शेल टेंड टू लूज इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म 1, 2, 3 पॉजिटिव आयंस रिस्पेक्टिवली। एलिमेंट्स विद 5 to 7 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल, अब 5 से लेके 7 तक जो है टेंड टू गेन इलेक्ट्रॉन्स रिस्पेक्टिवली एंड फॉर्म्स नेगेटिव चार्जेस। अब ये जो सारे हैं ये क्या हैं, नॉन मेटल्स। अब नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, जबकि हमने जो 1 और 3 का केस पढ़ा था वो क्या थे, मेटल्स। लेकिन हमने साथ हाइड्रोजन का जो केस पढ़ा उसमें वो पॉजिटिव चार्ज भी बना रहा है और नेगेटिव चार्ज भी बना रहा है। तो इसका मतलब है कि हाइड्रोजन जो है वो मेटेलिक करैक्टर भी शो कर रहा है, नॉन मेटेलिक करैक्टर भी शो कर रहा है। तो उसके लिए हमने वहाँ पे क्या लिख दी, एक्सेप्शन लिख दी कि वो उस पॉइंट के अंदर नहीं आएगा। उसके बाद जो आगे बात बताई जा रही है कि इसमें हम ये लिख सकते हैं, एक मैं आपके लिए स्लाइड बना देता हूँ। इलेक्ट्रॉन विथ 5, यहाँ पे है 5 to 7। अब यहाँ पे नेक्स्ट हम एक बोर्ड बना देते हैं कि एटम्स विथ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम 5 to 7। ठीक है, अब जैसे एक मैंने एग्जांपल ली थी, 5 कौन सा हो सकता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास है जो बोरान है, बोरान के सॉरी बोरान नहीं होगा, अगर हम लिखते हैं जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, इसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, 5। अगर हम 6 का केस पढ़ते हैं तो 6 कौन सा होगा, ऑक्सीजन 2 और 6 आउटर मोस्ट शेल के अंदर। ये आपने इलेक्ट्रॉन नोट करने हैं, जैसे ये फर्स्ट शेल है के और सेकंड शेल एल आ गया, इसका के और एल। उसके बाद अगर हम आगे जाते हैं तो फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं फ्लोरीन की, तो फ्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर होता है 9, इसका जो आउटर मोस्ट शेल आ जाएंगे वो क्या आ जाएंगे, 7 आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो यहाँ पे हम इसको भी ऐसे लिख रहे हैं कि यहाँ पे के है और एल है। अब आप इसको आप देखेंगे कि यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं, क्योंकि अभी इसने बात की है कि ये सारे जो हैं किस कंडक्टर में जाएंगे, नॉन मेटल्स। अब नॉन मेटल्स हैं तो ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेंगे। इलेक्ट्रॉन को गेन कैसे करेंगे कि हमने इस 5 को कितना बनाना है, 8 बनाना है। तो इसमें क्या है कि कितने इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे, -3 चार्ज इसमें इंक्रीज़ होगा। तो नाइट्रोजन यहाँ पे किस में जाएगा, -3, 3 इलेक्ट्रॉन गेन करके ये क्या हो जाएगा, 2 और 8 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, कि यहाँ पे 5 थे तो 3 हमने ऐड किए, तो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8। उसके बाद जो अगर हम ऑक्सीजन को देखते हैं तो ऑक्सीजन का केस अभी हम डिस्कस भी कर चुके हैं, ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, -2। अब अगर हम फ्लोरीन का देखते हैं तो ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और इसके ऊपर चार्ज क्या आ जाएगा, -1। तो इसकी भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगी, 8। तो आपने देखा कि तीनों के जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन थी पहले डिस्टर्ब थी, ये स्टेबल नहीं थे। जब इन्होंने इलेक्ट्रॉन्स गेन किए, डिपेंड अपॉन देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, इसके 5 थे तो ये 3 गेन कर रहा था, इसके 6 थे तो 2 गेन कर रहा था, इसके 7 हैं तो 1 गेन कर रहा है। ठीक है, अब आप ये भी लिख सकते हैं कि जो नाइट्रोजन है इसका ग्रुप नंबर क्या है, ग्रुप नंबर 5A है।
अब 5a का जो चार्ज होगा वो क्या होगा, -3 होगा। अब यहाँ पे अगर हम ग्रुप नंबर की बात करते हैं 6a की, तो 6a के जो एलिमेंट्स होंगे उनका ऑक्सीडेशन चार्ज नंबर -2 होगा। अब अगर हम हैलोजेंस की बात करते हैं ग्रुप नंबर 7a, तो इनका जो चार्ज होगा इन सारे ग्रुप का वो क्या होगा, -1। तो आप इस तरह ये भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। अगर एमसीक्यू में आ जाता है कि चार्ज ऑन द फैमिली 7a जो हैलोजन है इनका चार्ज कितना होता है, तो आपने क्या बताना है, -1। तो इस तरह के एमसीक्यूज़ भी जनरेट हो सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। तो हमने यहाँ पे उस पूरी फैमिली का चार्ज भी डिफ़ाइन कर दिया गया है कि एक एलिमेंट से हम कैसे आगे जा सकते हैं। दोबारा से हम जाएंगे बुक की तरफ, तो इसको हम थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं क्योंकि हर पॉइंट के अंदर कोई ना कोई कंसेप्ट मौजूद है, तो सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कस करना ज़रूरी है। उसके बाद जो आगे हमें बात बताई गई है 5 to 7 का केस हमने डिस्कस कर लिया। अब उसके ऊपर चार्ज क्या आएगा, जैसे 3 to 1 इलेक्ट्रॉन रिस्पेक्टिवली टू फॉर्म -3, -2 एंड -1। अभी हमने ये एग्जांपल कर ली है, इसको मैं दोबारा दिखाऊंगा अभी कि पहले जो था नाइट्रोजन पे -3 आ रहा था, ऑक्सीजन पे -2 और फ्लोरीन पे -1। उसके बाद कह रहा है कि एलिमेंट्स विद 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैन लूज 4 electrons to form plus 4 ions. They can also gain 4 electrons and form 4 negative ions. यहाँ पे जो कार्बन का केस हम स्टडी करते हैं, कार्बन जो है उसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर या जो सल्फर है, सिलिकॉन सॉरी। अब कार्बन का जो केस है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, इसका 1s2, 2s2 और 2p2 के शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, 2, और उसके बाद एल शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, 4। अब यहाँ पे इसने बताया है कि जो कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनके आउटर मोस्ट शेल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जैसे सिलिकॉन है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p2। अब इसकी अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को हम देखते हैं तो K के अंदर 2 हैं, L के अंदर 8 हैं और M के अंदर क्या हैं, 4 हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये कह सकता है कि सिलिकॉन या कार्बन जो हैं ये अपना इलेक्ट्रॉन 4 लूज़ भी कर सकते हैं और 4 क्या कर सकते हैं, गेन भी कर सकते हैं। जैसे सिलिकॉन है लेकिन गेन करना इनके लिए मुश्किल होता है, सिलिकॉन के लिए इसके लिए लूज़ करना आसान हो जाएगा। जैसे हम देखते हैं सिलिकॉन जो है ये क्या करेगा, अगर लूज़ करता है तो ये +4 में सिलिकॉन +4 मेटेलिक करैक्टर शो कर रहा है, मींस कि ये 4 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देता है। अब जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन थी वो 4 थी, इसने जब 4 इलेक्ट्रॉन लूज़ किए तो ये किस में चला गया, 2 और 8 के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के अंदर। अगर ये ऑब्टेन करता है, इतना आसान काम नहीं है, 4 इलेक्ट्रॉन्स को हम ऐड करते हैं तो उसके लिए हमें अल्टरनेट एनर्जी देनी पड़ती है। तो यहाँ पे अगर सिलिकॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है, क्योंकि इसका जो कोवलेंट नेचर भी होती है, तो अगर ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा 4 इलेक्ट्रॉन्स तो क्या इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बनेगी, -4, और यहाँ पे क्या था 2, 8 और नेक्स्ट क्या था 4। जब आप इसमें 4 इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो 2, 8 एंड 8 इलेक्ट्रॉन, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कंप्लीट हो जाती है। सेम एज जो कार्बन है, कार्बन का अगर आप देखते हैं जो कार्बाइड के केस में 4 नेगेटिव अगर देखते हैं तो कार्बन ये क्या करेगा, 4 इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो C4 नेगेटिव में चला जाएगा, जिसमें ये कार्बाइड बनाएगा, इलेक्ट्रॉन गेन करता है, ठीक है। अब इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन थी 2 और 4 +4 इलेक्ट्रॉन्स, तो किस में चला जाएगा, 2 और 8 के अंदर। अब अगर ये इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है तो क्या बनाएगा, 4 पॉजिटिव, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लूज़ हो जाएंगे। और उसके बाद क्या होगा कि सिर्फ इसका कौन सा ऑर्बिटल बचेगा, सब शेल बचेगा, तो 1s2। तो यहाँ पे जो चीज़ आएगी 2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 4, और यहाँ पे सिर्फ इसके 2 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, 4 हमने यहाँ पे निकाल ली हैं।
लेकिन जो कार्बन की ओरिजिनल प्रैक्टिस है वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन जो है वो नॉन मेटालिक करैक्टर मैक्सिमम शो करता है, तो इलेक्ट्रॉन सॉरी गेन करता है, जबकि सिलिकॉन जो है ये ज़्यादातर मेटालिक करैक्टर को शो करता है या मेटालाइट्स की तरफ जाता है, तो ये क्या करेगा, ज़्यादातर इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करता है। ठीक है, तो इसकी जो मैक्सिमम हैबिट है वो पॉजिटिव करैक्टर की तरफ जाता है कि इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है, जबकि कार्बन की जो मैक्सिमम प्रैक्टिस है वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। नॉन मेटल है तो इसके कोवलेंट करैक्टर ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपने नोट करनी है। उसने दो बातें बताई थी, अब कार्बन जो है उसका ये होगा और सिलिकॉन का आपको डिस्कस कर दिया है। अच्छा, उसके बाद जो नेक्स्ट है जो आगे बात बताई जा रही है उसको भी हम देखते हैं। अब ग्रुप्स के हवाले से डिस्कस कर लेते हैं कि ग्रुप, जैसे हमने अल्कली मेटल के हवाले से डिस्कस किया कि लिथियम है, सोडियम है, पोटाशियम है, हैव वन वैलेंस इलेक्ट्रॉन बिलोंग्स टू एस ब्लॉक एलिमेंट लूजेस इलेक्ट्रॉन इक्वल टू देयर ग्रुप नंबर। जैसे ग्रुप नंबर 1 है तो इसका इलेक्ट्रॉन भी 1 होगा और एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करेंगे तो इसका चार्ज भी क्या आ जाएगा, 1 पॉजिटिव। ये एग्जांपल मैं आपको बता चुका हूँ, जैसे कुछ यहाँ पे डिस्कस भी किया गया है। ग्रुप 1 का इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपको दिखाई गई है। इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 3s1। तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा तो इसकी जो 3s1 ख़त्म हो जाएगा और इसके ऊपर चार्ज कितना आ जाएगा, Na1 पॉजिटिव। ठीक है, तो ग्रुप नंबर 1 है तो चार्ज भी 1 आएगा। अब ग्रुप नंबर 2 का भी सेम होगा। ग्रुप नंबर 2 मीन कि इसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन हैं तो इसका भी चार्ज क्या आएगा, 2 पॉजिटिव। इसकी एग्जांपल क्या दी गई है, मैग्नीशियम की। मैग्नीशियम की को भी हमने डिस्कस किया कि इसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, जब ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा तो मैग्नीशियम के ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा, +2। ये सारी बातें हम डिस्कस कर चुके हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा। यहाँ पे मैग्नीशियम लूजेस 2 इलेक्ट्रॉन टू गेन स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, तो 2 इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब जो हेलोजेंस हैं, हेलोजेंस जो हैं वो नॉन मेटालिक करैक्टर की तरफ जाते हैं। 17 ग्रुप है, 17 ग्रुप से आप इसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालेंगे वो 10 माइनस करेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे आ जाएंगे, 7। अब क्या होगा कि इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट करने के लिए। तो जब ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, दे टेंड टू गेन 1 इलेक्ट्रॉन टू रीच स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, तो इनके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन आने से इन पे चार्ज एक नेगेटिव इंक्रीज होगा। तो जितने भी हेलोजेंस हैं, हेलोजेंस इसको हम x के साथ लिखते हैं, तो x क्या होगा कि ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करके किस में चला जाएगा, -1 के अंदर। ठीक है, अब उसके बाद ग्रुप 16 है जिसको चाल्कोजेंस कहते हैं। इसमें कौन सी चीज़ें शामिल हो सकती हैं, ऑक्सीजन है, सल्फ़र है, सिलीनियम है, हैव 6 इलेक्ट्रॉन्स। अब ये सारे क्या करेंगे, जैसे चाल्कोजेंस हैं, चाल्कोजेंस ये क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके सारे के सारे ये फैमिली जो चाल्कोजेंस हैं ये क्या करेगी, -2 चार्ज एक्वायर करेगी। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। उसके बाद प्रीशियस नोबल गैसेस हैं। नोबल गैसेस के हवाले से मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि जितनी भी नोबल गैसेस हैं इसमें इसको हम ज़ीरो ग्रुप एलिमेंट भी कहते हैं, ज़ीरो ग्रुप एलिमेंट या नोबल गैसेस। ये क्या करती हैं कि इनके आउटर मोस्ट शेल को अगर देखा जाए तो इसके आउटर मोस्ट शेल में या तो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं या 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हमने ये सीखा कि अगर किसी एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल के अंदर या तो 2 इलेक्ट्रॉन हो या 8 इलेक्ट्रॉन हो तो वो स्टेबल इन नेचर होता है और उसको इलेक्ट्रॉन गेन या लूज़ करने की ज़रूरत नहीं होती। तो इनके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता बिकॉज ऑफ के इनकी ऑलरेडी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है। और लास्ट पे ऑब्टेनिंग द पोजीशन ऑफ एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल फ्रॉम द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ये क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं काफ़ी दफ़ा कि आपने सबसे पहले क्या करनी है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करनी है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से आप किस पे जाएंगे, जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हुई है, इससे आप क्या देखेंगे कि उसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे जो आ रहे हैं वो 3 + 2 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इसका मतलब है कि इसका ग्रुप नंबर क्या है, 5।
लेकिन ये पी ब्लॉक का एलिमेंट है तो आपने 5 में क्या कर देना है 10 ऐड, तो ये इसका ग्रुप क्या हो जाएगा 15। और इसका जो पीरियड है वो आप कैसे निकालेंगे कि इसका जो लास्ट शेल नंबर है वो कौन सा है, तो इसका शेल नंबर क्या है 2। तो यहाँ पे हम इसका पीरियड क्या लिखेंगे सेकंड पीरियड, और इसका ब्लॉक क्या होगा ये पी ब्लॉक एलिमेंट। तो आप ये सारी तफसील लिखने के बजाय डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं। इसका जो पीरियड आ गया वो सेकंड आ गया, ग्रुप नंबर 15 आ गया, और जो ब्लॉक यहाँ पे लिखा गया है n बिलोंग्स टू पी ब्लॉक एलिमेंट, तो ये आप लिख सकते हैं यहाँ पे। ये हम काफ़ी दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं, तो ये आपने असेसमेंट के तौर पे आपने ख़ुद करना है। पीरियोडिक टेबल को भी हम देख चुके हैं। एक चीज़ हम लास्ट पे करेंगे बिफोर पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़, obtain the valence shell configuration of aluminum and sulfur from their position in the periodic table। एलुमिनियम और सल्फ़र की पोजीशन को हमने डिफ़ाइन करना है पीरियोडिक टेबल से। अगर आपसे कोई ये डिमांड कर लेता है कि एलुमिनियम और सल्फ़र की पोजीशन को डिफ़ाइन करें फ्राम पीरियोडिक टेबल नॉट फ्राम देयर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन, अब हम इसको ज़रा देख लेते हैं आपकी आसानी के लिए। इसको भी हमने ऐड किया हुआ है। एल्यूमिनियम और सल्फ़र की उसने कहा है कि आप उसकी पोजीशन को डिफ़ाइन करें, एल्यूमिनियम एंड सल्फ़र। अब अगर हम एल्यूमिनियम को डिफ़ाइन करते हैं तो सबसे पहले उसका ग्रुप क्या है, पीरियड क्या है और उसका ब्लॉक क्या है। तो एल्यूमिनियम जो है वो 3A का मेंबर होता है, यहाँ पे मौजूद है ये, ठीक है। अब अगर हम इसका ग्रुप देखते हैं तो 3A है, 3A, क्योंकि ये P ब्लॉक का एलिमेंट है तो इसको आप 10 ऐड कर देंगे तो इसका ग्रुप क्या हो जाएगा 13। 13 कैसे आया उसको भी हम देखते हैं। एल्यूमिनियम का जो ग्रुप नंबर हमने डिफ़ाइन किया 3 + 10 = 13। अगर आप लिखते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 13 कॉलम के अंदर ये मौजूद है, तो इसका ग्रुप नंबर 13 आ गया। अब इसका अगर आप पीरियड लिखना चाहते हो तो किस लाइन में मौजूद है, जैसे ये 1 है 2 है 3, तो तीसरी लाइन में ये मौजूद होगा, तो इसका पीरियड क्या होगा 3rd। अब इसके लिए अगर हम लिखना चाहते हैं कि इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं एल्यूमिनियम के, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन आप कैसे लिखेंगे, ग्रुप नंबर डिफ़ाइन करता है उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन। 13 में से आप 10 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 3, तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने आ जाएंगे 3 इलेक्ट्रॉन्स। और उसका ब्लॉक आप क्या लिखेंगे, ब्लॉक ऑफ एल्यूमिनियम, तो अभी हमने लिखा कि ये P ब्लॉक एलिमेंट है, क्योंकि यहाँ पे S होता है, इस साइड पे यहाँ पे P ब्लॉक है, ये सेंटर में D ब्लॉक होता है, और लास्ट पे जो ये पोर्शन है ये क्या है F ब्लॉक एलिमेंट्स। तो 4 ब्लॉक हम डिफ़ाइन करते हैं, एक मैंने आपको बता दिया, तो दूसरा भी आप पीरियोडिक टेबल से डिफ़ाइन कर सकते हो, जो कि लिखा गया है सल्फ़र। सल्फ़र जो है वो चाल्कोजेंस फैमिली से है ये, ठीक है। तो इसका आप पोजीशन को आप डिफ़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब आज का लेक्चर जो है वो कंप्लीट हो गया है। मैं आपको बता देता हूँ कि हमने कहाँ तक कंप्लीट किया है, और जो नेक्स्ट होगा वो हम, हाँ मैं बुक से जाता हूँ ज़रा, ठीक है। हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है कॉन्सेप्ट असेसमेंट 4.4। ये जो पोर्शन होगा पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़, मैं आपको क्लियर कट बताना चाहता हूँ कि नेक्स्ट वीक में आपकी क्लासेस नहीं होंगी, और इंशाल्लाह ईद के बाद 1 जून से हम दोबारा जो है वो स्टार्ट करेंगे। अल्लाह की तरफ से खैर हुई तो इंशाल्लाह जून में हम आपकी क्लासेस कंडक्ट करेंगे, और आपको जितना मुस्तफ़ीद कर सकते हैं वो करेंगे। तो आपने याद रखना है कि हमारा जो टॉपिक है नेक्स्ट जो होगा 1 जून से 1 जून से पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़ से हम कंटिन्यू करेंगे, और अपना चैप्टर नंबर 4 जो है वो कंप्लीट करेंगे। मैं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद इदरीस साहब से इजाज़त चाहूँगा, और इसके साथ तमाम स्टूडेंट्स को, तमाम फैकल्टी मेंबरान को मेरी तरफ से एडवांस ईद मुबारक, और इंशाल्लाह हम ईद के बाद दोबारा 1 जून से कंटिन्यू करेंगे।
हमारी तमाम टीम की तरफ से आपको ईद की खुशियाँ मुबारक हों। अल्लाह हाफ़िज़।